लेट्स स्टार्ट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में हमने पिछले लेक्चर में उपनिवेशवाद क्या होता है और भारत के संदर्भ में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हम किस प्रकार से 3 चरणों में विभक्त करके पढ़ेंगे उसकी हमने चर्चा की थी। और हमने वहां पर यह देखा था कि जो सबसे पहला चरण है व्यावसायिक या वाणिज्यिक चरण, उस चरण में ब्रिटिश की क्या नीति क्या उद्देश्य रहने वाला है और उस उद्देश्य के अनुरूप ब्रिटिश की क्या क्या नीतियां रहेगी उनकी हमने बहुत सारांश रूप में चर्चा कर ली थी। हमने ये समझ लिया था कि नीति क्या रहेगी। अब हम आज क्या करेंगे कि एक एक नीति जो भी ब्रिटिश की भारत के संदर्भ में नीतियां रहने वाली है, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उनको एक एक करके डिटेल में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यवसायिक या वाणिज्यिक चरण के संदर्भ में राजनीतिक नीति क्या रहेगी। चलिए देखिए आप एक बार, यहां पर मैंने लिखा है वाणिज्यिक और व्यवसायिक चरण। तो यहां पर मैंने यह बताया है कि उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में ब्रिटिश का उद्देश्य अधिकतम रूप में राजस्व की वसूली पर रहा था ताकि उसे भारतीय व्यापार में निवेशित किया जा सके। ये हम क्लियर कट जानते हैं। उस समय ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था? केवल व्यापार करने पर उसका ज्यादा फोकस था। और व्यापार करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो वो ये करेगी कि ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे अधिक से अधिक पैसा मिलता रहे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है आगे देखिए आप क्या लिखा है। यही वजह रही कि इस दौर में ब्रिटिश ने अपने खर्चों को कम करने के लिए अपने दायित्वों को कम किया। आप सोचिए, राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी कंपनी अगर पूरी तरह से नियंत्रण उस देश पर स्थापित करेगी तो उससे क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब सत्ता पर आप काबिज हो जाओगे तो आपकी क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब दायित्व बढ़ता है तो खर्चे बढ़ जाएंगे। जबकि ब्रिटिश क्या चाह रही है? अभी हमें खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। तो यही मैंने लिखा है, इस दौर में ब्रिटिश अपने खर्चों को कम करेगी ताकि उसके दायित्व में वृद्धि ना हो। खर्च में कटौती का अर्थ था अधिक बचत और अधिक निवेश। सिंपल सी बात है। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश की क्या रहेगी? पूरी की पूरी राजनीतिक नीति रहने वाली है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं राजनीतिक नीति, या जिसको हम घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस के रूप में भी समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो यहां पर मैंने लिखा है घेरे की नीति। अब क्या है इसको थोड़ा सा आप देखिए, जो मैंने लिखा है उसको आप पढ़िए एक बार। इस काल में कंपनी का उद्देश्य भारत में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित करना था। क्लियर कट है। इसलिए इस काल में कंपनी के द्वारा जो भी युद्ध किए गए थे वे युद्ध वाणिज्यिक हित या व्यवसायिक हित से परिचालित थे। देखिए इस पूरे दौर में हालांकि कंपनी ये चाहेगी कि हम युद्धों में ना उलझे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जब आप किसी भी देश के राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू करोगे तो आपको कुछ न कुछ प्रतिक्रिया तो आपके विरुद्ध होगी और वो प्रतिक्रिया छोटे मोटे युद्धों में तब्दील होगी। लेकिन कंपनी ये चाहेगी कि हम किसी भी प्रकार के युद्ध में चला करके जानबूझ के ना उलझे। तो इसलिए मैंने यहां पर लाइन लिखा है कि इस दौर में हालांकि कंपनी के द्वारा कुछ युद्ध लड़े जाएंगे, हम देखेंगे यहां पर कुछ युद्धों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो युद्ध दबाव, मतलब वो समय और परिस्थिति की मांग ही हो गई। और मांग भी किसकी? जो उसका व्यवसायिक या वाणिज्यिक हित है उसकी मांग है। उस वजह से वो युद्ध लड़े जाएंगे। क्लियर है। और कंपनी पूरी कोशिश क्या करेगी कि भारतीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि बात वही है कि अगर आप प्रत्यक्ष नियंत्रण करोगे तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो मैंने वापस वही लिखा है। देखो हालांकि इस काल में कंपनी के द्वारा कुछ भूभाग पर कब्जा किया गया, यानी युद्ध लड़े गए, परंतु कंपनी का उद्देश्य यथासंभव भारतीय क्षेत्रों के विलय को टालना रहा। क्यों? क्योंकि नए नए क्षेत्रों के विलय का अर्थ था कंपनी के राजनीतिक दायित्व में वृद्धि, जिससे कंपनी का खर्च भी बढ़ जाता। अगर आपकी पॉलिटिकली अगर आप कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है तो उस क्षेत्र में आपको अगर सारा सिस्टम सेट करना है, मैनेज करना है खुद को ही, तो आपका खर्च बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खर्च तो बढ़ेगा जो बढ़ेगा, आपका जो मुख्य उद्देश्य वो भी प्रभावित हो जाएगा। आपको करना है व्यापार और आप अब करने लगे सारे सिस्टम को मैनेजमेंट, तो आपका उद्देश्य प्रभावित हो जाएगा। तो इस वजह से युद्धों में कंपनी उलझेगी नहीं और इसका सीधा प्रभाव भारतीय व्यापार में कंपनी के निवेश पर पड़ता। फिर यह वही काल था जब ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राज्यों से प्राप्त धन के आधार पर एक शक्तिशाली ब्रिटिश सेना स्थापित कर ली थी, जिसे हम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली में पाते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। इस पूरे दौर में आप देखोगे कि ब्रिटिश कंपनी बहुत कम भारतीय क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करेगी। छोटे मोटे युद्ध होंगे, युद्ध के पश्चात जब कंपनी उसमें जीतेगी तो उसको उस राज्य से कुछ रकम मिल जाएगी, या हो सकता है और भी ऐसी कई चीजें आएगी जो मिलेगी, जिससे कंपनी की आर्थिक जो हैसियत है, जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो मजबूत होगी। जब इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होगी तो धीरे धीरे वो क्या करेगी? अपनी मिलिट्री पावर को भी, अपनी सेना को भी मजबूत करना स्टार्ट करेगी। आप देखना
किस तरह से ब्रिटिश ने चरणबद्ध तरीके से पहले आर्थिक फ्रंट पर अपने आप को मजबूत किया, फिर मिलिट्री यानी जो हार्ड कोर फ्रंट होता है आपका, ठीक है ना, एक सॉफ्ट पावर एक हार्ड पावर, जो जिसको मिलिट्री के रूप में समझ सकते हैं, उस मिलिट्री के लेवल पर भी अपने आप को मजबूत किया और अब धीरे धीरे भारत पर वो अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू करेगी। आप अगर सीधा ही नियंत्रण करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए आप, तो इस पूरे दौर में चूंकि कंपनी के पास खूब सारा पैसा आएगा, ठीक है ना, खूब सारा रेवेन्यू आएगा, तो उस रेवेन्यू की सहायता से वो सिर्फ अपने व्यापार को ही नहीं संचालित करेगी, अपितु साथ साथ एक मजबूत सेना भी खड़ी कर लेगी। और उस मजबूत सेना को हम एक गवर्नर जनरल आएंगे लॉर्ड वेलेस्ली, वो एक सहायक संधि प्रणाली लागू करेंगे, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। वहां पर आप देखोगे किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी ने भारत के पैसों से अपनी सेना खड़ी कर ली। पहले तो हमने देखा था कि भारत के पैसों से भारतीय वस्तुओं को खरीदा, और बाद में हम ये भी देखेंगे कि पूरे दौर के बाद आप ये महसूस करोगे कि ब्रिटिश ने भारत के पैसों से अपनी सेना खड़ी कर ली। तो आप समझ ही सकते हो उपनिवेशवाद क्या होगा, भारत किस प्रकार से ब्रिटिश के अधीन रहा, उसका पूरा एक फेज है ये पूरा। क्लियर? तो ये पूरा आपको सिस्टम समझ में आ गया। युद्धों में उलझने का प्रयास नहीं करेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध लड़े भी जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो अब हम सबसे पहले एक एक करके गवर्नर जनरल को लेते हुए चलेंगे, और हर गवर्नर जनरल के दौरान कौन कौन से युद्ध लड़े गए, उनके क्या क्या तात्कालिक कारण रहे, उनकी हम चर्चा करेंगे। और आपको यहाँ इतिहास के स्टूडेंट के रूप में इनको नहीं लेना, एक सामान्य अध्ययन जिस प्रकार से पढ़ा जाता है उस रूप में उसको लेना है। कभी भी आपको एग्जाम में इस तरह से कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी नीति है, कौन सा युद्ध लड़ा गया। आप जब पूरा उपनिवेशवाद पढ़ लोगे ना, तीनों चरणों को, तब उसमें से एक क्वेश्चन बनकर के आता है। लेकिन उस एक क्वेश्चन को अच्छा लिखने के लिए आपको पूरे उपनिवेशवाद की समझ होनी जरूरी है। और जो भी युद्ध या कोई भी फैक्ट, इस प्रकार के फैक्ट फिगर जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो वो केवल आपके आंसर को सपोर्ट करने में काम आते हैं। आप जब भी कोई भी आंसर लिखोगे तो उसको फैक्ट और फिगर के द्वारा क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और जितना सपोर्ट मिलेगा उतना आपका आंसर क्या होगा, अच्छा होगा। और जितना आंसर आपका अच्छा होगा उतने आपके मार्क्स आने की संभावनाएं ज्यादा होगी। तो इस रूप में इसको नहीं लीजिएगा, आप सिर्फ उस प्रवृत्ति को समझिएगा। चलिए अब हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हम 3 गवर्नर जनरल की चर्चा करते हैं। मेनली तो आपका रॉबर्ट क्लाइव ही है, बाकी 2 गवर्नर जनरल और है, वेरलेस्ट कार्टियर। ये तीनों मिलकर के 1765 से 1772 तक ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में काम करेंगे। और आपको पता ही है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि बक्सर के युद्ध में जब ब्रिटिश कंपनी जीत गई थी, किसके विरुद्ध? एक आपका था मीर कासिम था जो बंगाल का नवाब था, एक आपके सुजाउद्दौला था जो अवध का नवाब था, और एक आपके शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था। इन तीनों की संयुक्त सेना से ब्रिटिश कंपनी जीत गई थी। तो फिर एक इलाहाबाद की संधि हुई थी, अवध के साथ अलग और मुगल बादशाह के साथ अलग। वो सारे प्रोविजन आपको पता है। तो इस दौर में आप देखो, इस काल में एक ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, और वो कौन सा था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये थोड़े बहुत आपको ध्यान रखने, कई बार प्रीलिम्स एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सा युद्ध, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, या कौन सी संधि के द्वारा वो युद्ध समाप्त हुआ। तो इस तरह की चीजें मैचिंग करने में आपके काम आती है। तो सबसे पहले आप याद करिए, रॉबर्ट क्लाइव, वेरलेस्ट कार्टियर, तीनों एक साथ 1765 से 1772 तक ये रहेंगे। ठीक है। इस दौर में केवल एक युद्ध, कौन सा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं। मैंने यहां पर एक देखो एक मैप बनाया है, इसको आप थोड़ा समझिए। देखो ये जो पूरा नीचे वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये मैसूर का क्षेत्र है। ये मैप इसलिए बना ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए, क्योंकि बार बार ये शब्द आएंगे। ये पूरा मैसूर राज्य है। ये इधर जो आपको टेरिटरी दिखाई दे रही है वो निजाम की है, हैदराबाद के निजाम। और ये इधर जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा पश्चिम वाला ये भाग, ये है पेशवा की टेरिटरी, यानी जो मराठे थे उनकी टेरिटरी। तो ये थोड़ा बहुत आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। ये मैसूर, ये निजाम, और ये आपके पेशवा की टेरिटरी। और आप एक चीज और नोट कीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, फ्रेंच कंपनी जो है वो इधर स्टेब्लिश हो रखी है। हालांकि वो मुख्य रूप से बाहर हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल आप मत सोचिएगा कि फ्रेंच कंपनी अभी पूरी बाहर है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में उसका नियंत्रण है। और ब्रिटिश कंपनी मुख्यतः कहां पर है? बंगाल में। अब आप एक चीज और नोट कीजिएगा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इस पूरे कालखंड में आप जो देखोगे ना, जो युद्ध लड़े जाएंगे वो इन क्षेत्रों में लड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि बंगाल पर तो ब्रिटिश ने नियंत्रण कर लिया। अब ब्रिटिश धीरे धीरे क्या कर रही है कि इन क्षेत्रों में फ्रेंच कंपनी जो थोड़ी बहुत मजबूत है उसको और कमजोर किया जाए, और जो स्वतंत्र राज्य उद्भव हो चुके हैं, आपको बताया ना मुगल सम्राट कमजोर होने के बाद स्वतंत्र राज्य बन चुके हैं। तो नीचे ये मैसूर भी एक प्रकार का स्वतंत्र राज्य है, हैदराबाद के निजाम भी मजबूत है, पेशवा भी मजबूत है। तो इन क्षेत्रों पर भी इन लोकल राज्यों को भी धीरे धीरे उनको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए या उनको कमजोर किया जाए, और उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो अब ब्रिटिश इस क्षेत्र में ज्यादा हस्तक्षेप करेगी। कभी वो चला करके खुद हस्तक्षेप करेगी, कभी किसी और के द्वारा किया जाएगा, तो उसकी परिणति कुछ युद्धों में हो जाएगी। तो पहला युद्ध आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर यानी इस क्षेत्र में घटित हुआ। और इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इस युद्ध का मुख्य कारण था ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया था कि यहां पर एक, ये देखो तट है पूरा मालाबार वाला, ये मालाबार क्षेत्र है। इधर आपको ज्योग्राफी में कुछ तटों की जानकारी होगी। इधर ये गुजरात का तट है, इधर ये कोंकण तट है, इधर ये पूरा मालाबार तट है केरल तक।
ठीक है, इधर ये कोरोमंडल तट है तमिलनाडु वाला, इधर ये उत्तरी सरकार तट है। तो ये जो मालाबार का क्षेत्र है पूरा, वो मसाला उत्पादक क्षेत्र था। और वैसे भी दक्षिणी भारत में मसालों की खेती और बहुत अच्छे से होती है, और मसालों की डिमांड ब्रिटिश कंपनी को थी, यानी यूरोप में थी। तो व्यापार के रूप में तो मसाले भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ जो मसाला उत्पादक क्षेत्र था मालाबार, वहां पर ब्रिटिश कंपनी अपना पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। लेकिन चूंकि वहां पर मैसूर का शासन था, तो एक प्रकार से क्या होगी, टकराट होगी, और वो टकराट आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में दिखाई देगी। तो यही मैंने लिखा है, देखो, ब्रिटिश के द्वारा मसाला उत्पादक मालाबार क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो क्षेत्र है पूरा मैसूर, मैसूर में उस समय शासक कौन है, हैदर अली, एक बहुत मजबूत शासक था जो कि हैदर अली के अधीन था। इसके अतिरिक्त देखो दो रीजन रह गए थे। क्या क्या रीजन? पहला रीजन तो हो गया था कि ब्रिटिश कंपनी मालाबार क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रही है। दूसरा, जो हैदर अली था उसकी निकटता फ्रांस की कंपनी के साथ थी। आप देखिएगा इस पूरे दौर में मैसूर के साथ फ्रांस की निकटता रहेगी। तो ब्रिटिश कभी ये नहीं चाहेगी कि फ्रांस की कंपनी की किसी के साथ निकटता हो, क्योंकि एक सामान्य सिद्धांत काम करता है कि किसी का भी कॉमन शत्रु है, मान लीजिए सपोज करो आपके मैसूर का भी शत्रु ब्रिटिश, फ्रेंच का भी शत्रु ब्रिटिश, तो स्वाभाविक रूप से फ्रेंच और मैसूर में एक दोस्ती या गठबंधन बनेगा ही बनेगा। तो ब्रिटिश क्या चाहेगी, इस गठबंधन को तोड़ा जाए। तो उसका दूसरा रीजन क्या है, देखो, इसके अतिरिक्त मैसूर राज्य की फ्रांसीसी कंपनी से निकटता भी ब्रिटिश की चिंता का कारण था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि जिस क्षेत्र पर वो नियंत्रण कर रही है वहां दो शक्तियां मिलकर के उसका मुकाबला करें, तो उसको चुनौती थोड़ी ज्यादा मिलती। एक रीजन तो मालाबार क्षेत्र पर कब्जा करना चाह रही थी ब्रिटिश कंपनी, और दूसरा फ्रांस की और हैदर अली की निकटता भी इस युद्ध का कारण बन गई थी। लेकिन यह युद्ध कोई निर्णायक मोड़ पर समाप्त नहीं हुआ। 2 साल पश्चात 1769 में समाप्त हुआ। एक संधि हुई थी, कौन सी, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के आधार पर युद्ध समाप्त हो गया, और ये संधि थी समानता के आधार पर थी। ऐसा नहीं था कि मैसूर राज्य हार गया या ब्रिटिश कंपनी एकदम बड़े मार्जिन से जीत गई, नहीं। उनको लग गया कि इस युद्ध को लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है, तो समानता के आधार पर संधि हो गई, दोनों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुई। तो सिंपल सी बात, पहला युद्ध आपको क्या नजर आ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव, वेरलेस्ट, कार्टियर, 3 गवर्नर जनरल है, 1765 से 1772। इस समय एक युद्ध घटित हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, वेरलेस्ट के समय। क्लियर है? मद्रास की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त। याद कर लीजिए, मैं साथ साथ आपको याद ही करा दूंगा, मैप को जरूर देखिएगा पूरा। क्लियर है? तो ये हमने इन 3 गवर्नर जनरल को पढ़ लिया। अब आप याद रखना, ये तो हम राजनीतिक नीति पढ़ रहे हैं, जब आप प्रशासनिक नीति पढ़ोगे तब भी ये तीनों गवर्नर जनरल वापस आएंगे, तो वहां हम तीनों गवर्नर जनरल को वापस पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप हर गवर्नर जनरल को 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं। अब अगला गवर्नर जनरल आएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1772 से 1785 तक, ये लंबे समय तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में काम करेगा। इस समय कौन सा युद्ध होगा, इस समय सबसे पहला युद्ध होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब मराठा वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, उस डायग्राम को एक बार वापस देखिए, ये वाला क्षेत्र आपका, ये वाला पेशवा वाला क्षेत्र, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब ये युद्ध हुआ क्यों है, अब देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था कि पूना दरबार जो था, आपको पता है पूना के पेशवा, पूना दरबार में उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हो गया था। उत्तराधिकार का संकट का मतलब क्या हो गया, जो एग्जिस्टिंग रूलर है उसके कोई संतान नहीं थी, तो उत्तराधिकार का संकट हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग आपका रूलर था उसका जो भाई था, आपको ज्यादा नाम वाम याद नहीं रखना, मैंने यहाँ कुछ लिखा है, आप सिर्फ थोड़ा समझ उत्तराधिकार संकट का क्या मतलब है। तो अब इसके नहीं है, तो जो दूसरा उसका भाई है वो क्या प्रयास करेगा कि मैं इस गद्दी पर बैठ जाऊं, तो इस प्रकार का एक संकट हो जाएगा। तो होगा क्या, अब एक तो ब्रिटिश कंपनी बंगाल में काम कर रही है, बॉम्बे जो क्षेत्र है वहां पर भी ब्रिटिश अधिकारी काम कर रहे हैं। बंगाल में तो गवर्नर जनरल है, लेकिन बॉम्बे में ब्रिटिश अधिकारी काम कर रहे हैं अलग। तो बॉम्बे के जो ब्रिटिश अधिकारी वो क्या करेंगे, वो अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसका उत्तराधिकारी नहीं है, उसके साथ एक गठबंधन बना करके इस पेशवा को हटाने का प्रयास करेंगे। तो इस कारण से ये एक युद्ध की स्थिति बन जाएगी। युद्ध की स्थिति किसके बीच में बनेगी, बॉम्बे के ब्रिटिश अधिकारी और जो उत्तराधिकार प्राप्त करना चाह रहा है उन दोनों का गठबंधन, और जो पहले से शासक है उनके बीच में युद्ध की स्थिति बन जाएगी। तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो ये चाहेगा, वो बॉम्बे के ब्रिटिश अधिकारियों को कहेगा आप युद्धों में मत उलझिए, हमारा ये काम अभी नहीं है, हमारा काम सिर्फ व्यापार करना है। लेकिन बॉम्बे के ब्रिटिश अधिकारी इस चीज को मानेंगे नहीं। तो एक लंबा संघर्ष चलता रहेगा, और अल्टीमेटली वो कितना ही रोकने का प्रयास करे आपके वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन युद्ध लड़े ही जाएगा। बाद में एक लंबे समय के पश्चात शांति की स्थापना होगी। तो अब इसमें अंदर कुछ छोटे मोटे संधियों के नाम है, वो हम देख लेते। देखो आप ध्यान से, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह वह काल था जब ब्रिटिश कंपनी पश्चिम भारत के कपास उत्पादक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। क्योंकि आपको पता है, देखिए वापस एक बार आइए इस डायग्राम पर, ये क्षेत्र जो पूरा है ना, ये पूरा और इसके ऊपर वाला क्षेत्र, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, दक्कन और इसके आसपास का क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो वहां पर कौन सी खेती अच्छे से होती है, कपास की होती है। कौन सा, कपास की खेती। और कपास एक प्रकार की कैश क्रॉप्स है, ठीक है ना, एक नगदी फसल है, तो उससे आपको क्या मिलेगी, अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाएगा।
तो ब्रिटिश कंपनी अब ये चाह रही थी कि इस पूरे क्षेत्र जो कपास उत्पादक है वहां पर हम नियंत्रण स्थापित करें। यही मैंने लिखा है। इस दौर में कंपनी कपास उत्पादक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रही थी और उसी समय संयोगवश क्या हो गया कि पूना दरबार में उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हो गया और बॉम्बे के ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया और इसी के साथ 1775 में यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। तरीका मैंने बता दिया। देखो, ये वास्तविक उत्तराधिकारी, ये उत्तराधिकारी बनना चाह रहा है और यहां पर बॉम्बे के ब्रिटिश अधिकारी, इन दोनों में हो जाएगा गठबंधन और ये गठबंधन इनके साथ युद्ध के रूप में परिणति हो जाएगी। क्लियर है? फिर आगे मैंने क्या लिखा है, वस्तुतः एक योग्य पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद पूना दरबार में उत्पन्न हुए उत्तराधिकार के संकट के समय ब्रिटिश अधिकारियों ने माधवराव के चाचा रघुनाथ राव के साथ मिलकर 1775 में सूरत की संधि की। ये सूरत की संधि किसके बीच में हुई है? ब्रिटिश अधिकारी और रघुनाथ राव के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या होगी? सूरत की संधि। किस लिए? कि अब हम, ब्रिटिश अधिकारी ने कह दिया हम आपको यहां बैठा देंगे। लेकिन उसी दौरान फिर आगे क्या होगा देखो, हालांकि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स इस युद्ध के पक्ष में नहीं था और उसने प्रयास किया, फिर एक संधि होगी, पुरंदर की संधि। ठीक है, वो किसके बीच में होगी? वो इनके बीच में हो जाएगी कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस संधि का फर्क पड़ेगा नहीं, युद्ध चलेगा, किंतु इस संधि के बाद भी युद्ध रुका नहीं और अंत में 1782 में सालबाई की संधि के आधार पर अब मराठा और अंग्रेजों में एक युद्ध विराम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सूरत की संधि पहले युद्ध शुरू करने के लिए, पुरंदर की संधि युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन युद्ध रुकेगा नहीं। अल्टीमेटली सालबाई की संधि होगी, उसके माध्यम से युद्ध रुक जाएगा। और कितने वर्षों के लिए? लगभग 20 वर्षों के लिए। तो आप एक चीज और नोट करोगे क्या, अब जो ये तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपने पढ़ा है, जब आप द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखोगे तो वो आपको सीधा दिखाई देगा 1802 या 1803, 20 वर्षों के पश्चात। तो क्लियर हो गया। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, मराठों के क्षेत्र में कपास का उत्पादन बहुत अच्छे से हो रहा है, इसलिए ब्रिटिश का तो आर्थिक हित किस रूप में है? कपास के क्षेत्र पर कब्जा करने के रूप में है। क्लियर है? तो ये आपके हो गए वारेन हेस्टिंग के समय प्रथम आंग्ल मराठा। फिर एक युद्ध और हुआ था, कौन सा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सीक्वेंस से पढ़ते रहिएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो कब हो गया था? 1767 से 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1780 से 84 में। अब ये होगा क्यों, उसका भी कारण समझ लीजिए। देखो, इस युद्ध का तात्कालिक कारण था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा फ्रांसीसी क्षेत्र माहे, अभी मैं आपको मैप में बताऊंगा। माहे, आपने जो मैप देखा ना इस प्रकार का, ये तो यहां पर आपने देखा होगा ये पूरा पूरा मैसूर का क्षेत्र था। तो यहां पर एक क्षेत्र आएगा आपको, यहां पर आसपास कहीं दिखेगा माहे एक स्थान है, और वो माहे जो था तो मैसूर का पार्ट हैदर अली का, लेकिन हैदर अली ने इसको क्या कर दिया? फ्रेंच कंपनी को सुपुर्द कर दिया कि अब यहां पर आप लोग काम देखिए। तो वो किसके नियंत्रण में था? फ्रेंच के नियंत्रण में था, और उसको दिया किसने? हैदर अली ने। तो अब मान लीजिए उस माहे पर कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप कोई कंपनी करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि आप सीधे सीधे मैसूर राज्य को चुनौती दे रहे हो। तो इस वजह से युद्ध शुरू हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा है। देखो, इस युद्ध का तात्कालिक कारण था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा फ्रांसीसी क्षेत्र माहे पर 1779 में कब्जा कर लिया जाना। चूंकि यह क्षेत्र हैदर अली द्वारा संरक्षित क्षेत्र था, इसलिए हैदर अली ने कंपनी के इस कदम को अपनी संप्रभुता पर चुनौती माना। क्लियर कट है। आपने जिसको संरक्षण दिया है उस व्यक्ति को अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके परेशान करेगा तो सीधी सीधी चुनौती किसको है? आप स्वयं को है कि आपका संरक्षण, इसका मतलब क्या है? कमजोर है। तो ये चुनौती हो गई। इसके कारण क्या हो गया? इसी कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में आरंभ हो गया, और ये 1780 से 82 के बीच में इसका नेतृत्व हैदर अली ने किया। फिर हैदर अली की मृत्यु हो गई तो उसका अगला उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान, वो भी एक बहुत मजबूत शासक था, वो नेतृत्व संभालेगा 1782 के बाद, और वो बहुत अद्भुत सैन्य प्रतिभा का परिचय देगा। और इस युद्ध की परिणति भी किस में होगी? एक सम्मानजनक संधि के रूप में होगी। यहां पर भी कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। अभी देखिए आप, मैसूर बहुत मजबूत है टीपू सुल्तान के समय तक, यही लिखा है। किंतु 1782 में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात युद्ध की कमान टीपू सुल्तान ने संभाली। टीपू सुल्तान अद्भुत सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया, और जिससे ब्रिटिश कंपनी दबाव में आ गई, और 1784 में मंगलोर की संधि के आधार पर युद्ध समाप्त हुआ। यह भी आपको ध्यान रखना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और 1784 में मंगलोर की संधि के आधार पर समाप्त हो गया, और ये जो संधि थी वो एक सम्मानजनक संधि थी। तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में दो युद्ध, कौन कौन से? प्रथम आंग्ल मराठा उत्तराधिकार में हस्तक्षेप के कारण और कपास उत्पादक क्षेत्रों पर नियंत्रण के कारण, और दूसरा हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर। आंग्ल मैसूर क्यों हो रहा है? क्योंकि अब देखो, ये ब्रिटिश कंपनी खुद प्रयास कर रही है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि मैसूर और फ्रेंच में गठबंधन बना रहे, इसलिए उस गठबंधन को तोड़ने का वो प्रयास करेगी। उसके प्रयास के क्रम में इस प्रकार के युद्ध होते हुए दिखाई देंगे। आप एक चीज याद रखिए, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि युद्ध जो लड़े जा रहे हैं वो अपने व्यापारिक हितों के कारण लड़े जा रहे हैं, नियंत्रण के कारण नहीं लड़े जा रहे हैं। तो यहाँ व्यापारिक हित सुरक्षित है, इसलिए युद्ध लड़े जा रहे हैं। तो ये वारेन हेस्टिंग्स का काल हो गया।
अब एक लास्ट और देख लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, ये भी लंबे समय तक रहेंगे, 1786 से 1793 तक। इसके समय एक युद्ध होगा, कौन सा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखो ये लगातार मैसूर पर युद्ध हो रहे हैं, क्यों? और आप खुद समझ जाइए, मैसूर पर युद्ध होने का कारण एक तो उसका इकोनॉमिक फायदा तो है, मालाबार पूरा क्षेत्र उनको मिला मसाला उत्पादक, और दूसरा फ्रांस अभी भी वहां है, तो ब्रिटिश कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि हम दो फ्रंट पर मुकाबला करें। वो फ्रांस से भी लड़े, यानी अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी से भी लड़े, और भारत के जो देसी राज्य है मैसूर उससे भी लड़े, तो वो चाहेगी कैसे ही करके इस गठबंधन को भी तोड़े और दोनों को कमजोर कर दें, इसलिए बार बार युद्ध लड़े जा रहे हैं। तो इसके काल में कौन सा युद्ध होगा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध, इस युद्ध का कारण क्या था? अब इस युद्ध का कारण अलग तरह का होगा। देखो इस युद्ध का कारण मैंने लिखा है 1790 में टीपू सुल्तान के द्वारा ट्रावणकोर के राज्य पर हमला किया गया। यहां पर देखो एक ट्रावणकोर का राज्य, ये रहा, दिख रहा है ट्रावणकोर, ठीक है ना, वर्तमान में जो केरल में त्रिवंतपुर वो वाला क्षेत्र है। तो यहां पर टीपू सुल्तान अब कब्जा करेगा। टीपू सुल्तान की टेरिटरी तो इतनी है, लेकिन वो इस क्षेत्र पर भी कब्जा करने का प्रयास करेगा, और ये क्षेत्र उस समय ब्रिटिश के संरक्षण में था, लिखा हुआ है देखो, जो कि ब्रिटिश द्वारा संरक्षित क्षेत्र था। तो जब ब्रिटिश के संरक्षित क्षेत्र को आप डिस्टर्ब करोगे तो ब्रिटिश भी प्रतिक्रिया करेगी, अगर ब्रिटिश किसी क्षेत्र को कर रही है तो वो प्रतिक्रिया करेंगे, तो इसके रिवर्स बात भी सही है। तो कुल मिलाकर के आप उसके क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हो तो प्रतिक्रिया के रूप में युद्ध होगा। तो यहां पर टीपू सुल्तान खुद प्रयास कर रहा है ब्रिटिश को परेशान करने का, तो युद्ध की परिणति होगी कौन से युद्ध की? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और युद्ध कब कितने टाइम तक लड़ा जाएगा? 1790 से 92। लेकिन यहां पर अब सिचुएशन बदल जाएगी। इससे पहले आपने जितने भी युद्ध देखे वो सब समानता के आधार पर संपन्न हो रहे थे, लेकिन यहां पर ब्रिटिश कंपनी एक बहुत शानदार काम करने वाली है। क्या? आप देखिएगा, ये आपको क्या दिख रहे हैं? निजाम, ये दिख रहे हैं मराठा या पेशवा। अब ब्रिटिश कंपनी क्या करेगी? इनके साथ गठबंधन बना करके इसका मुकाबला करेगी। अब वो ये चाहेगी भाई आप ही गठबंधन क्यों बना रहे हो, अब मैं भी गठबंधन बना लेता हूं, तो इन दोनों को साथ लेकर के इसका मुकाबला करेगी, तो फिर टीपू सुल्तान कमजोर पड़ जाएगा। और इस युद्ध में एक तरह से ब्रिटिश कंपनी की विजय होगी। जब विजय होगी तो ब्रिटिश कंपनी जिन्होंने साथ दिया उनको पुरस्कार के रूप में कुछ क्षेत्र भी देगी, कुछ रकम भी देगी, और मेनली जो मसाला उत्पादक मालाबार क्षेत्र है वहां पर एक तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगी। तो यही मैंने लिखा है देखो, इस युद्ध के मध्य ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को कूटनीतिक दृष्टि से, ठीक है ना, अलग थलग कर दिया। कैसे? मराठे और निजाम को अपने पक्ष में मिला लिया, फिर भी टीपू सुल्तान आगे लड़ता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली 1792 में पराजित हो गया। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, एक संधि होगी श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके आधार पर, अब यह संधि अपमानजनक संधि है टीपू के लिए, क्योंकि उसको बहुत सी चीजें गंवानी पड़ी, के आधार पर युद्ध समाप्त हुआ। टीपू के लिए एक अपमानजनक संधि थी, उसे एक बड़ी रकम हर्जाने के रूप में चुकानी पड़ी, और बहुत बड़ा अपना क्षेत्र भी खो दिया। फिर कॉर्नवालिस ने क्या किया? मालाबार सहित कुछ क्षेत्रों पर तो अपना कब्जा कर लिया, और कुछ भूभाग मराठा और निजाम को प्रदान कर दिया। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें आप इसको फैक्ट के रूप में मत देखिए, आप इसको ट्रेंड्स के रूप में देखिए कि किस प्रकार कंपनी धीरे धीरे अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति तो कर रही है, लेकिन अब भारतीय क्षेत्रों पर वो नियंत्रण करना भी स्टार्ट कर रही है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जब आप परफेक्ट उपनिवेश भारत को बनाओगे तो आप देखोगे ब्रिटिश पूरी तरह से स्टेब्लिश होगी, वो चरणबद्ध तरीके से होगी। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में राजनीतिक नीति के अंतर्गत कौन कौन से गवर्नर जनरल डिस्कस कर लिए। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव वेरलेस्ट कार्टियर, एक युद्ध कौन सा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर हमने देखा वॉरेन हेस्टिंग्स, दो युद्ध, कौन कौन से? प्रथम आंग्ल मराठा और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और तीसरा गवर्नर जनरल हमने डिस्कस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक युद्ध कौन सा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये मैसूर के साथ युद्ध बार बार क्यों रहे? क्योंकि फ्रेंच की कंपनी और मैसूर की निकटता थी उस गठबंधन को ब्रेक करने के लिए, और मालाबार जैसा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था मसाला उत्पादक, उस पर नियंत्रण करने के लिए ये युद्ध लड़े जा रहे हैं। और मराठा वाले युद्ध क्यों लड़े जा रहे हैं? कपास उत्पादक क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सीक्वेंस को समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली के दौर में आपको युद्ध भी पढ़ना है, और मैंने एक शब्द लिखा था सहायक संधि प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। थैंक यू।